हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग ये 7th क्लास होगी, ठीक है। ये 6 या 7th क्लास होगी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, एमसीक्यू की, ठीक है दोस्तों। और मैं इस क्लास में स्टार्ट करता हूँ आप सभी को, और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेट होकर पढ़िए। और ये क्वेश्चन जो मैंने ये सीरीज, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, इसके बाद अभी मेडुअल स्टार्ट करेंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो चीज़ें हमें लगती हैं, अभी मैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी संधियाँ हुई हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट्स गवर्नर जनरल हुए, उनके क्या क्या कार्य हुए, इस पे हम वीडियो बना के आप सभी को लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। चलो स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अध्ययन लेने के लिए, अपने अधीन लेने के लिए, अपने अधीन लेने के लिए, क्या अपने अधीन लेने के लिए प्रेरित किया था? अपने अधीन लेने के लिए प्रेरित किया था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। हिंसक युद्ध, ये भी नहीं। सिपाहियों का विद्रोह 1857 में। कब? 1857 में। 1857 में तो कौन सा युद्ध हुआ था जिससे भारतीय सम्राट ने, इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को अपने अधीन लेने को प्रेरित किया था? जो 1857 का, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का जो क्रांति थी, जिसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी गई, इससे बहुत ज़्यादा घबरा करके इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय जो प्रशासन था उसको अपने हाथों में ले लिया। जबकि इसमें कुछ ही सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था, जैसे आप देखते हैं मेरठ के, बैरकपुर छावनी के। जबकि उस समय भारतीय जो ब्रिटिश सैनिक थे उसमें 3 और 1 का रेशियो था। कितने? 3 और 1 का रेशियो था। 3 सैनिक जो थे वो भारतीय थे, जबकि 1 सैनिक होता था वो इंग्लैंड का होता था। अगर सारे सैनिक उसमें विद्रोह करते तो इंग्लैंड वालों को उसी दिन बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से भागना पड़ता। लेकिन उसमें कुछ ही जगहों के सैनिकों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके साथ में अनैतिक, बहुत ज़्यादा में हिंसक व्यवहार हुआ। जैसे 34वीं रेजिडेंट को भंग कर दिया गया। उसमें से जैसे मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, मंगल पांडे को फांसी दी गई, उसको भंग कर दिया गया। और उसमें से जो शेष जो थे उन्हें 48, जो उसमें 78 सैनिक थे। कितने? 78 सैनिक थे। 78 सैनिकों में से कुछ को तो फांसी पे लटका दिया गया तथा कुछ को, उनको क्या हुआ, काले पानी की सजा दे दी गई, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसी दुर्घटना, ऐसे हादसे, इस मजबूरी में उन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया, ठीक है। और इसके बहुत से राजनीतिक भी कारण थे, सामाजिक कारण थे ही। कि जैसे सामाजिक कारण ये थे कि उनकी परंपराओं को भी ठेस पहुंचाते थे। अंग्रेज जो थे उन्हें घृणित दृष्टि से देखते थे। राजनीतिक कारण क्या था कि उनके प्रशासन में भारतीय लोगों का कोई योगदान नहीं था। उनको जैसे ऊंचे ऊंचे पदों पे भारतीयों को नहीं चुना जाता था, जबकि नौकरी जो बहुत से फोर्थ, जैसे कहते हैं 4th ग्रेड की जो नौकरी होती थी, उस तबके में भारतीयों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। और जैसे सैनिकों के साथ में हीन भावना होती थी, ये सब चीज़ें, काले गोरे की भावना। और सबसे मेन कारण जो था, जो इनफील्ड राइफल आई थी, उसमें सुअर और गाय के मांस की जो चर्बी का प्रयोग किया गया था, वो चर्बी युक्त कारतूस थी, जिसको खोलने के लिए सैनिकों को, उसमें मुस्लिम भी होते थे और ब्राह्मण भी होते थे, हिंदू भी होते थे, जिनको क्या करना, मुंह से खोलना होता था। तब जाके वो उस राइफल में, इनफील्ड राइफल में उसे डाला जाता था, ठीक है।
चलो फिर इस पे एक दिन अच्छे से चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन कर ले, नहीं तो रह जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे, कि बाल गंगाधर तिलक गए थे, कि बिपिन चंद्र पाल गए थे, कि गणेश वासुदेव जोशी गए थे? तो ये 1877 में ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंपीरियल हॉल कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसमें गए थे गणेश वासुदेव जोशी, क्योंकि महात्मा गांधी तो उस समय थे ही नहीं। महात्मा गांधी जो थे वो उस समय थे ही नहीं। 1914 में ये खुद भारत वहां से लौट के आते हैं। 1914 में दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत की धरती पे ही कदम रखते हैं पहली बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्लाइव ने, हेस्टिंग्स ने, वेलिजली ने, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये 1790 में कब लागू की गई थी? इसे देखो, कॉर्नवालिस ने लगान के स्थान पे क्या करता है, 1793 में इसको स्थायी बना देता है। 1790 में इसको क्या किया जाता है? 10 वर्षों के लिए लागू किया जाता है। लेकिन इसकी स्वीकृत मिलने के बाद 22 मार्च 1893 को 1893 को इसे 10 वर्ष के लिए स्थायी रूप से स्थायी लागू कर दिया जाता। तब इसे कैसा स्थायी बना दिया जाता है? इसे स्थायी लागू कर दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व को एकत्र करने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत एलिफिस्टन ने की थी, टॉमस मुनरो ने की थी, जॉन लॉरेंस ने की थी, कि लॉर्ड कर्जन ने की थी? तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी इसकी शुरुआत जो की थी वो टॉमस मुनरो ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 में, कब? 1820 से 1827 तक, 1820 से 1827 तक लागू हुई थी। ठीक है, और इसमें जो होता था भूमि का 1/3 भाग लिया जाता था। और ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये 30 वर्ष तक चलती रही थी। कितने? 30 वर्ष तक चलती रही थी। 30 वर्ष तक ये चलती रही थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड जॉन शोर था, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद अगला है और ये 1773 से ये रहते हैं, और 1773 से ये 1773 से रहते हैं 1782 तक, 1782 तक रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, कि भारत में भारी उद्योग को बढ़ाने के लिए, कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, कि दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, कि ताकि भारतीय देश में मुख्य रूप से घूम सके। देखो ये भी इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। दुर्भिक्ष का खाना ये पहुंचाएंगे, ये तो लूटने आए थे। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण सुविधा के लिए, हाँ, भारत में भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ये तो कभी नहीं करते थे। ये तो क्योंकि कच्चा माल ही ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड को पहुंचाते थे। कहते नहीं हैं कि ये क्या करते थे कि ब्रिटिश लोग अपने स्पंज में यहाँ से रेत भरते थे और कहाँ
जा कर के ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में छोड़ आते थे। ये बात है कि क्योंकि जैसे एक गिलहरी क्या होती है, एक गिलहरी या एक पक्षी क्या होती है, अपने स्पंज में बालू की रेत भरती है और वो जो अच्छी चीजें होती हैं उनको ले जा करके ब्रिटेन में रखाती है या छोड़ आती है। तो वो ये काम करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852 में, 1853 में, 1854 में कि 1855 में? तो ये कलकत्ता में जो टेलीग्राफ लाइन जो खींची गई थी कलकत्ता और आगरा में 1853 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। और ये उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और ये डायमंड हार्बर के द्वारा, किसके द्वारा, डायमंड हार्बर के द्वारा, डायमंड हार्बर के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। अरे डायमंड हार्बर के द्वारा, डायमंड हार्बर के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण की नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब, किस किस को नहीं अपनाया गया था? तो देखो सतारा को तो पहले ही मिला लिया गया, नागपुर को भी मिलाया गया था, ठीक है, झांसी को भी मिलाया गया था, लेकिन पंजाब को नहीं मिलाया गया था। पंजाब जो था ये राज्य हड़प नीति से नहीं मिलाया गया था। 9 का आंसर नंबर कौन सा है, 4 वाला राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज CIS IES था, क्या था, IES ICS की परीक्षा है। ICS की परीक्षा में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? खुली प्रतियोगिता के लिए विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड मेयो ने कि लॉर्ड रिपन ने? तो ये लॉर्ड जो डलहौजी था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में संभव हो गया था, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने इस प्रतियोगिता को भारत में ही होने के लिए सक्षम बनाया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय सिविल सेवा में से कौन प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था? जो ICS की परीक्षा थी जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसको प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो कौन थे ये? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई जो थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने पहले भारतीय थे 1863 में। कब? 1863 में, जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी और पहले इंडियन सिविल सर्विसेज थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं, यहां पर सिविल सेवाएं लिख लेना, सिविल सेवाएं शुरू की थी? टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। सिविल सेवाएं शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो किसने बताया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में ही पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और इसके लिए 1853 में खुली प्रतियोगिता होती है, और ये प्रतियोगिता पहली बार कहाँ प्रारंभ होती है? इंग्लैंड में प्रारंभ होती है, लेकिन 1923 से, कब से? 1923 से इसे भारत में होती है। 1923 में इसे भारत में ही प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस पे कि लॉर्ड वेलेस्ली पे कि विलियम बेंटिंक पे? तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे
महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी? महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, महाभियोग चलाया गया था, वो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कैनिंग था, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था? तो पहला जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में। कब? 1857 में। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि 1853 लिख दिया, 1853 में नहीं बना था, ये बना था 1858 में। 1858 में 53 से तो 53 से 57 तक तो वो रहता है लॉर्ड डलहौजी। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी रहता है। लॉर्ड डलहौजी के बाद ही लॉर्ड कैनिंग आता है। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड एलिगन थे, कि लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड डलहौजी थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत का पहला वायसराय या क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से विपगत का सिद्धांत, जिसे विपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने प्रारंभ किया था? विपगत का सिद्धांत या इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कर्जन ने, कि लॉर्ड डलहौजी ने, कि लॉर्ड लिटन ने? तो इसको प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने, प्रारंभ किया था विपगत का सिद्धांत। विपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। ये 1848 में प्रारंभ होता। सबसे पहले विलय किया जाता है सतारा को। सतारा को विपगत के सिद्धांत के आधार पर 1848 में। उसके बाद 49 में जैतपुर को मिलाया जाता। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को मिलाया जाता और 1850 में इसमें बघाट नाम का जो देश वो राज्य होता है उसे मिलाया जाता है और 1852 में इसमें उदयपुर और 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर और उसके बाद में 1855 में करौली है। इन राज्यों को कुशासन के आरोप में डलहौजी ने मिला लिया। लेकिन सबसे लास्ट में जो 1856 में मिलाता है वो अवध को मिलाता है। इनको दो को याद रखना। सबसे लास्ट में अवध को मिलाया जाता 1856 में सबसे बाद में, और सबसे पहले 1848 में सतारा को मिलाया जाता है। किसको? सतारा को मिलाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था, लॉर्ड माउंटबेटन था, कि लॉर्ड वेवेल था, कि क्लीमेंट इटली था? तो भारत का अंतिम जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के अंतिम वायसराय थे। उसके बाद अगला है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? B.R. अम्बेडकर थे, सी राजगोपालाचारी थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि डॉक्टर S. राधाकृष्णन थे? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे, एस राधाकृष्णन थे, कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, कि लॉर्ड वेवेल थे? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर
स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो सी राजगोपालाचारी थी। और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो वो कौन थे? वो सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अगर भारतीय की नहीं बात करता, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करता है तब भी लॉर्ड माउंटबेटन थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? और है विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। कौन सा थे? शैक्षिक सुधार था, पुलिस सुधार था, औद्योगिक सुधार था कि कृषि सुधार था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट उपयोगी सुधार किया गया था वो पंजाब प्रांत में किया गया था, कृषि सुधार। कौन सा किया गया था? कृषि का सुधार किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। उसके बाद में पुरातत्व विभाग की स्थापना, किसकी? पुरातत्व विभाग की स्थापना तो 1905 में, 1904 में क्या होता है? पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। और द्वितीय दिल्ली जो दरबार होता है 1903 में दिल्ली, द्वितीय दिल्ली दरबार होता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठित की जाती है। 1885 में गठित की जाती है। उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे वो उस समय वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को याद करना। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, लेकिन उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन होता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, कि लॉर्ड मिंटो ने, कि लॉर्ड कर्जन ने? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया था ये किसने पारित किया था? ये भी लॉर्ड कर्जन ने पास किया था 1899 से 1905। 1899 से 1905 में के कार्यकाल में भी पारित किया गया था। ठीक है, 1904 में इसको लॉर्ड कर्जन ने ही पास किया था। इसका कार्यकाल जो था 1899 से 1905 था और इसे पास किया था लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। थॉमस रैले जो थे, इसकी अध्यक्षता, भारतीय विश्वविद्यालय की अध्यक्षता जो अधिनियम पास किया गया था इसकी अध्यक्षता 1902 में थॉमस रैले ने विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया था और इसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने 1902 में आयोग गठन किया और 1905-4 में क्या होता है, इस उनकी रिपोर्ट आती। उस अधिनियम के आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है और उसके तहत क्या होता है, विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी था? कौन था स्थानीय स्वशासन का? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड मेयो थे, कि लॉर्ड लिटन थे, कि लॉर्ड कर्जन थे? तो स्थानीय स्वशासन का जो अग्रगामी थे वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन जो थे वो स्थानीय स्वशासन के अग्रगामी थे। 1882 में इन्होंने प्रस्ताव पारित करते हैं। 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया जाता है और इसीलिए भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता? लॉर्ड रिपन को कहा जाता। अभी मैंने बताया लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और 1882 में स्टार्ट हुई थी, 1882 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से भारत की रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? कोलकाता, मुंबई, मद्रास या गोवा? तो रेल यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? रेल यात्रा जो है 1853 में कहाँ से प्रारंभ की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी मुंबई से थाणे के बीच में। मुंबई से
थाड़े के बीच में, थाड़े के बीच में 1853 में इसे स्टार्ट किया गया था। 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल का दिन था, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच में स्टार्ट की गई थी। और ये कितने 32 किलोमीटर की थी, कितने 32 किलोमीटर की रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें 25 ही क्वेश्चन थे, उसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू।